और दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। इसमें जितने भी साइंस के सवाल है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी का या फिर एनटीपीसी या फिर बिहार दुर्गा का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहतर साबित होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है। तो स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। किस अम्ल का? तो ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए। नेक्स्ट है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो है ये 36 गुना 10⁵ जूल के बराबर होता है। याद रखिएगा कि 1 किलोवाट घंटा 36 गुना 10⁵ जूल के बराबर होता है। कभी कभी आपके ऑप्शन में ऐसा भी रहेगा, कभी कभी आपके ऑप्शन में ये भी रह सकता है 3.6 गुने 10⁵ जूल के बराबर होता है। याद रखिएगा, ठीक है। नहीं सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे 6 होगा। यानी कभी कभी ऑप्शन में रहेगा कि 3.6 गुने 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि 1 किलोवाट घंटा जो है 36 गुना 10⁵ जूल के बराबर होता है या फिर 3.6 गुना 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने क्या है? अगला सवाल है कि तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है क्या होता है? घटता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है। क्या होती है? भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है कि एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है तो वोल्टेज को। ठीक है, यानी कि एक ट्रांसफार्मर जो है वो क्या बदलता है? तो वो वोल्टेज को बदल देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट है तो ऑस्ट्रेड। याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट क्या है? ऑस्ट्रेड। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। याद रखिएगा कि प्राकृतिक रबर जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा जो है ये विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। नेक्स्ट है कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है। क्या होती है? तो आधी होती है। याद रखिएगा कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। नेक्स्ट है कि अक्रिय गैस हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? तो आपको याद रखिएगा कि 2 होता है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन में देखिए क्या है, देखिए सवाल क्या है आपका? सवाल क्या है कि अक्रिय गैस हीलियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कितनी होती है? 2। ठीक है, अच्छा अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि अक्रिय गैस कितने होते हैं तो अक्रिय गैस 6 होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन AR, ठीक है, क्रिप्टन KR, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन RD और XE से होता है जेनॉन। यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन कितने होते हैं? अक्रिय गैस 6 होते हैं। इसको 0 ग्रुप भी कहा जाता है, इसको 18वां तत्व भी कहा जाता है। तो हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी के बाह्यतम कक्षा में नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में। सिर्फ हीलियम का कितना होता है? तो 2 होता है। ठीक है, बाह्यतम कक्षा में। ठीक है दोस्तों, चलिए ये समझ गए होंगे। अगला टॉपिक देखते हैं, यानी कि अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा। ठीक है, यानी कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि एकल स्ट्रैंडेड वाले DNA अणु कहाँ मिलते हैं? तो बैक्टीरियो फेज में। यानी कि एकल स्ट्रैंडेड वाले DNA। अच्छा, DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? DNA क्या फुल फॉर्म होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड DNA का फुल फॉर्म होता है। एक होता है RNA। क्या होता है? RNA, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, तो एकल स्ट्रैंडेड वाले DNA अणु कहाँ मिलते हैं? तो बैक्टीरियो फेज में मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग होता है तो नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, यानी कि डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग होता है नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है तो ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। ठीक है, यानी कि मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है
कि वेल्डिंग करने में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? तो ऑक्सीजन का संकेत O होता है, इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 8 होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो एथिल एसीटेट का। ठीक है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ, याद रखिएगा सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सबसे हल्का गैस क्या है? तो हीलियम। अगर आपसे सबसे हल्का तत्व पूछे तो सबसे हल्का तत्व है लिथियम। क्या है? लिथियम जो सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, और हल्का गैस क्या है? तो हीलियम है। याद रखिएगा लिथियम का संकेत होता है Li। क्या होता है? Li। ठीक है, Li लिथियम का संकेत होता है, इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 3 होता है। ठीक है, और हीलियम का 2 होता है। ठीक है, हीलियम का संकेत He होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे हल्का गैस हीलियम और सबसे हल्का तत्व है लिथियम। ठीक है, अच्छा सबसे भारी तत्व सबसे भारी धातु क्या है? अगर आपसे पूछेगा सबसे भारी धातु क्या है, तो सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? तो उसकी लंबाई का करीब करीब आधा होना चाहिए। याद रखिएगा कि किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब यानी कि पूरा बॉडी का पूरा प्रतिबिंब देख सके, तो उसकी लंबाई का करीब करीब आधा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने क्या है? तो सवाल देखिए कि परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्या होता है? परमाणु की जो प्रभावित त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है तो यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति से। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो सिलिकॉन। ठीक है दोस्तों, यानी कि पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। सिलिकॉन का संकेत क्या होता है? Si होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है तो अपकेंद्री बल के कारण। ठीक है दोस्तों, अपकेंद्री बल के कारण धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? तो कांच से। ठीक है, यानी कि कांच से गुजरते हुए प्रकाश की गति जो होती है क्या होती है? न्यूनतम होती है। नेक्स्ट है कि एस्कॉर्बिक एसिड है तो विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। अब हम डिस्कस करते हैं विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। ठीक है, अस्कर्वी में क्या होता है? तो मसूड़ों का फूलना, ठीक है, दांतों से खून निकलना, ये होता है अस्कर्वी। विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला जो है ये विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है। याद रखिएगा, आंवला विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि विद्युत मोटर यानी कि एसी के आविष्कारक थे कौन थे? निकोला टेस्ला। ठीक है, निकोला टेस्ला जो थे ये विद्युत मोटर के आविष्कारक थे। नेक्स्ट है कि स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो कैरेट में। ध्यान दीजिएगा कि स्वर्ण की जो शुद्धता है इसकी इकाई जो है ये कैरेट में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। ठीक है, तो गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन। नेक्स्ट है कि जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है? तो जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन जो है ये एनोड पर संचित होता है। कहाँ संचित होता है? एनोड पर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन्य है तो सोना। ठीक है, यानी कि तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन्य क्या है? सोना। सोना का संकेत क्या होता है? Au होता है। ठीक है दोस्तों, इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 79 होता है। एल्युमिनियम का क्या होता है? Al होता है।
इसका एटॉमिक परमाणु संख्या कितना होता है? तो 13 होता है। ठीक है, चांदी का संकेत क्या होता है? Ag होता है। इसका एटॉमिक परमाणु संख्या कितना होता है? 47 होता है। ठीक है, और तांबा का संकेत क्या होता है? Cu होता है। क्या होता है? Cu। इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 29 होता है तांबा का। नेक्स्ट है कि सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो मोटर कहलाता है। ठीक है, सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? मोटर। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है? तो सोनार। ठीक है, याद रखिएगा कि समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है सोनार। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है? तो रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, यानी कि किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है? रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्ती किस क्रम में संयोजित होती है? तो समांतर क्रम में। ठीक है दोस्तों, यानी कि सड़कों पर प्रकाशित करने के लिए, यानी प्रकाश करने के लिए प्रयुक्त बत्ती किस क्रम में संयोजित होते हैं? तो समांतर क्रम में। नेक्स्ट है कि लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है? तो एक होलोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? एक होलोग्राम। यानी कि लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब क्या कहलाता है? एक होलोग्राम कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। इसमें एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। नेक्स्ट है कि कार्बन, पीतल, एरोजेल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ है? तो एरोजेल पद कौन सा है? कौन सा है? एरोजेल। यानी कि कार्बन, पीतल, एरोजेल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ है एरोजेल। कार्बन का संकेत क्या होता है? C होता है। इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 6 होता है कार्बन का। ठीक है, और तांबा का संकेत क्या होता है? Cu होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कॉपर, तांबा को क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं, यानी कि Cu। इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 29 होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंग के से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है? तो परावर्तन। यानी कि ध्वनि तरंग के परावर्तन से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने बोल रहा है कि यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि रेडियो तरंगों की चाल होती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? रेडियो तरंगों की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये प्रकाश की चाल भी होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला है कि सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो Sn + Pb का। ठीक है, Sn यानी टीन प्लस सीसा का। ठीक है, Sn का मतलब क्या होता है? टीन, और Pb का मतलब सीसा। Pb क्या होता है? Pb 82 होता है। ठीक है, Pb 82 यानी कि Pb का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 82 होता है, और Pb को क्या कहा जाता है? सीसा कहा जाता है, और Sn को टीन कहा जाता है। यानी कि टीन और सीसा का मिश्रण क्या कहलाता है? सोल्डर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हवा का बुलबुला कार्य करता है तो अवतल लेंस के जैसा। यानी कि हवा का बुलबुला जो है ये अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है कि डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग है श्वास नली। ठीक है, यानी कि डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग है श्वास नली। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि मार्स गैस कहलाता है तो मीथेन। ठीक है, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन का परमाणु संख्या, मीथेन का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र CH4 होता है। मीथेन को गोबर गैस भी कहा जाता है। कौन सा गैस कहा जाता है? गोबर गैस कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर हम बात करते हैं मार्स गैस का तो मीथेन कहलाता है। मीथेन को CH4 रासायनिक सूत्र होता है, इसको गोबर गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है तो SO2। क्या है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या है? SO2, और NO2 भी होता है। क्या होता है? NO2। ठीक है, नेक्स्ट है कि विद्युत सेल स्रोत है तो विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, यानी कि विद्युत सेल स्रोत है विद्युत ऊर्जा का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? तो ये है भिंडी की। ठीक है, वर्षा उपहार जो है किस फसल की प्रजाति है? तो भिंडी की फसल प्रजाति है। नेक्स्ट है कि कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है
तो मांट मारिलो नाइट्राइट की होती है। क्या होती है? मांट मारिलो नाइट्राइट। ये कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है। अच्छा, काली मिट्टी को और अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को और जाना जाता है रेगुर मिट्टी के नाम से। कौन सा मिट्टी? रेगुर मिट्टी। यानी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। कौन सी खेती होती है? कपास की। सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कि महाराष्ट्र भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में है काली मिट्टी, और सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन भी महाराष्ट्र में होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि मैनोमीटर का प्रयोग किसने मापक के लिए किया जाता है? यानी किसके मापक के लिए किया जाता है? यहाँ पे किसके होगा, किसने नहीं होगा, किसके होगा। ठीक है, यानी कि मैनोमीटर का प्रयोग किसके मापक के लिए किया जाता है? तो गैस का दाब। ठीक है, यानी कि गैस का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा मीटर? मैनोमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि कैलोरी इकाई है किसका है? तो ऊष्मा का। ठीक है, कैलोरी इकाई है किसका है? तो ऊष्मा का कैलोरी इकाई है, ऊष्मा का यानी कि हीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी का झुकी हुई मालूम पड़ने का कारण है? तो अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, यानी कि आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई छड़ी का झुकी हुई मालूम पड़ने का कारण है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबक बना होता है तो मृदु लोहा का। ठीक है, विद्युत चुंबक जो है ये मृदु लोहा का बना होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि केवल दो तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं, या ये ब्रोमीन और पारा हैं। क्या हैं? यानी कि केवल दो तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं, ये हैं ब्रोमीन और पारा। ब्रोमीन क्या है? संकेत क्या होता है? Br, और पारा का क्या होता है? Hg होता है। अच्छा, पारा का एटॉमिक नंबर परमाणु कितना होता है? तो 80 होता है। ठीक है, अच्छा, कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला आधातु कौन सा है? तो आधातु बोलेगा तो ब्रोमीन है, और धातु बोलेगा तो पारा है। ठीक है, यानी कि कमरे के तापक्रम पर पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो धातु पारा, और आधातु ब्रोमीन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 0.001 मिमी के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि 1 माइक्रोन 0.001 मिमी के बराबर होता है 1 माइक्रोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है तो नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 78%। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है कितना? ऑक्सीजन पाया जाता है 21%। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, यानी कि CO2 पाया जाता है कितना? तो 0.03% पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नेक्स्ट है कि कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। क्या होता है? कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। ठीक है, यहाँ पे Na क्या है? तो सोडियम है, O क्या है? ऑक्सीजन है, और H है हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि RH फैक्टर सामान्यतः किससे संबंध माना जाता है? तो रक्तदान से। ठीक है, यानी कि RH फैक्टर सामान्यतः किससे संबंध माना जाता है? रक्तदान से। नेक्स्ट है कि लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या है। सवाल है कि घनत्व का CGS मात्रक है, यहाँ पे S होगा। ठीक है, क्या होगा? CGS मात्रक क्या होता है? तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, यानी कि घनत्व का CGS मात्रक क्या होता है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है कि CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है? तो डाइन होती है। क्या होती है? CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है? डाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो दांत एवं मसूड़ों में। ठीक है, कहाँ लगता है पायरिया रोग? दांत एवं मसूड़ों में लगता है पायरिया रोग। यानी कि मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो दांत एवं मसूड़ों में। ठीक है, नेक्स्ट है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर विशुद्ध जल का घनत्व होता है तो 1000 किग्रा पर मीटर क्यूब होता है। क्या होता है? यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर विशुद्ध जल का घनत्व होता है 1000 किग्रा पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है आपके सामने सवाल। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल आपके सामने है कि MKS प्रणाली में यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई है। क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ठीक है, यानी कि एमकेएस प्रणाली में यंग के प्रदास्था गुणांक की इकाई क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है कि घंटा यानी कि बेल धातु में होता है तो तांबा तथा टिन, ठीक है, यानी कि घंटा जो है ये तांबा तथा टिन का मिश्रण होता है। तांबा का संकेत क्या होता है, Cu, यानी कि कॉपर क्या होता है 29 होता है, ठीक है, और टिन का संकेत क्या होता है Sn होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁹ के बराबर, ठीक है, यानी कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि लक्स किसकी इकाई होती है, तो प्रदीप्ति का स्तर का, ठीक है, यानी कि लक्स किसकी इकाई होती है, तो प्रदीप्ति का स्तर का इकाई होती है। नेक्स्ट है कि NaCl रासायनिक सूत्र है नमक का, किसका है NaCl, नमक का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। यहाँ पे Na क्या है तो सोडियम और Cl क्या है क्लोरीन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो पैर में, ध्यान दीजिएगा कि टीबिया नामक हड्डी जो है ये कहाँ पाई जाती है, पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है, तो एल्युमिनियम का, ठीक है, क्रायोलाइट जो है किस धातु का प्रमुख अयस्क है, एल्युमिनियम का। अच्छा एल्युमिनियम का एक और अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइट, ठीक है दोस्तों, एल्युमिनियम किसका अयस्क है, बॉक्साइट का, ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है, तो सर्वाहारी से प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है, सर्वाहारी से। नेक्स्ट है कि ट्रिप्सिन का निर्माण होता है अग्नाशय में, ठीक है, ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है, अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने क्या बोल रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है तो पारितारिका के द्वारा, ठीक है, यानी कि पारितारिका के द्वारा आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है कि पर्वतों पर ठंड महसूस होने का कारण क्या है, तो वातावरण के कम दबाव, ठीक है, यानी कि वातावरण के कम दबाव के कारण पर्वतों पर ठंड महसूस होने का कारण है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। सवाल है कि एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है तो गुरुत्व के कारण, ठीक है, गुरुत्व के कारण एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है। नेक्स्ट है कि BCG के टीके टीबी रोकने हेतु प्रयुक्त होती है, ठीक है, यहाँ पे डैश डैश क्या होगा, तो यहाँ पे टीबी होगा, यानी कि BCG का टीका जो है ये टीबी रोकने हेतु प्रयुक्त होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि सोनार का विस्तारित रूप है तो साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग क्या होता है, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग ये सोनार का विस्तारित रूप होता है। नेक्स्ट है कि दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है तो बरसात में, ठीक है। अच्छा दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है केसिन, याद रखिएगा केसिन पाया जाता है दूध में, ठीक है, तो ये एक प्रोटीन है दूध का, तो दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वसीय तत्व जो है ये बरसात में कम हो जाता है, ठीक है। और दूध में विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता, ये भी आपको ध्यान रखना है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारी जल में होती है तो हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है, क्या होता है, भारी जल में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है, क्योंकि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है, तो इथिलीन के बहुलीकरण से होता है, ठीक है, यानी कि औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है, तो इथिलीन के। नेक्स्ट है कि परम शून्य तापमान है तो वह न्यूनतम तापमान जो संवैधानिक रूप से संभव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि टीकाकरण की खोज की थी तो एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, याद रखिएगा कि टीकाकरण की खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है कि कपड़े का रंग का व्यंजन करने वाला विकारक है तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है दोस्तों, यानी कि कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला विकारक है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है आपके सामने। अगला सवाल है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है, क्या होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन। नेक्स्ट है कि ग्रह होते हैं तो ग्रह क्या होते हैं, अदीप्त पिंड जो नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है, ग्रह होते हैं अदीप्त पिंड जो नहीं टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल।
अगला सवाल आपके सामने है कि आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? सूती। ठीक है दोस्तों, यानी कि आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? सूती। नेक्स्ट है कि नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर परत होती है, तो टेफ्लॉन का होती है। ठीक है दोस्तों, यह ध्यान रखना है कि नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर परत होती है टेफ्लॉन का। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसा धातुओं में से किसमें न्यूनतम गलनांक होता है? तो पोटेशियम का होता है। ठीक है, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसा धातुओं में से किसमें न्यूनतम गलनांक होता है? तो पोटेशियम का होता है। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? तो के होता है। क्या होता है? के। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना होता है? 18 होता है। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है। इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है, और सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। और सबसे हल्का तत्व क्या है? तो सबसे हल्का तत्व है हल्का तत्व है हीलियम। और सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो लिथियम जो सबसे हल्की धातु है। ठीक है, और सीसा का संकेत क्या होता है? सीसा का संकेत होता है Pb। ठीक है, इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 82 होता है। किसका? तो सीसा का, यानी कि Pb का। लिथियम का संकेत Li और उसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 3 होता है। किसका? लिथियम का। नेक्स्ट है कि बेकेलाइट किसका बहुलक है? तो फार्मेल्डिहाइड तथा फिनॉल का। ठीक है, फार्मेल्डिहाइड तथा फिनॉल का बेकेलाइट बहुलक है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो आइसोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोमर। ठीक है, यानी कि समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना वाले यौगिक कहलाते हैं आइसोमर। नेक्स्ट है कि किस लोहे में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहा में। ठीक है, यानी कि पिटवा लोहा में कार्बन की जो प्रतिशतता है सबसे कम होती है। कार्बन का संकेत क्या होता है? C होता है। ठीक है, परमाणु संख्या 6 होता है, याद रखिएगा। अच्छा, हीरा का 2 प्रूफ कौन सा है? कौन कौन सा है? तो कार्बन और ग्रेफाइट। हीरा का 2 प्रूफ है, कौन कौन सा? कार्बन और ग्रेफाइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 75%। ठीक है, यानी कि 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता होती है 75%। और शुद्ध सोने का कितने कैरेट का होता है? तो आपको पता है कि 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। नेक्स्ट है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है अमोनिया। ठीक है, यानी कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि लाफिंग गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। क्या है? N2O जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड है। अगर आपसे पूछेगा ये तो हंसाने वाली गैस है, लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस, और रुलाने वाली गैस कौन सा होता है? यानी कि आंसू गैस जिसको कहा जाता है। तो आंसू गैस का रासायनिक सूत्र होता है CCl3NO2 होता है। क्या होता है? CCl3NO2 ये आंसू गैस होता है। इसको रासायनिक नाम होता है क्लोरोएसिटोफिनॉन। क्या होता है? क्लोरोएसिटोफिनॉन आंसू गैस का रासायनिक नाम होता है और रासायनिक सूत्र होता है CCl3NO2। ठीक है दोस्तों, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नेक्स्ट देखते हैं कि मुंह मापनी यानी कि मुंह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो धातुओं की कठोरता मापने के लिए। ठीक है, यानी कि मुंह मापनी जो है ये धातुओं की कठोरता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि CaCO3 सूत्र का सामान्य नाम क्या है? तो संगमरमर। ठीक है, यानी संगमरमर को क्या कहा जाता है? CaCO3। ठीक है, नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती है? तो 3 प्रकार की। ठीक है, यानी कि रेडियोधर्मी तत्व जो है कितने प्रकार की किरणें छोड़ती हैं? 3 प्रकार की। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने क्या रहेगा वो देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है कि हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तत्व, सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पाया जाता है हाइड्रोजन। कितना परसेंट? तो 71%। ये आपको ध्यान देना है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन। कितना परसेंट? 71%। उसके बाद पाया जाता है हीलियम। हीलियम कितना पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है 26% और बाकी अन्य गैस पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वायुमंडल में पूछेगा तो सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है और पूरे ब्रह्मांड में पूछेगा तो सबसे अधिक पाया जाता है हाइड्रोजन। कितना परसेंट? 71%। और पूरे और वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 78%। ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। नेक्स्ट है कि रडार का आविष्कार किसने किया था? तो
तो अल्बर्ट टेलर ने किया था। ठीक है, राडार का जो आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट टेलर ने। नेक्स्ट है कि चक्रवात में हवा किस तरह से आती है? तो केंद्र की ओर से आती है। ठीक है, यानी चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? केंद्र की ओर से। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होती है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, देखिए अब जब अगर आप रोटी बनाते हो, ठीक है, रोटी जब बनाते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो अगर रोटी बनाइएगा तो क्या होगा, अगर उसमें जो गुप्त और वाष्प निकलता है, जो भाप, अगर आपके हाथ पे या कहीं किसी बॉडी में अगर लग जाए, वो काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा होता है। क्या होता है? गुप्त ऊष्मा। तो सवाल वही बोल रहा है कि उबलते जल की अपेक्षा, ठीक है, जितना आप उबलते जल में दिक्कत नहीं होगा, उतने क्या होगा, जो भाप से जलन अधिक महसूस होती है, यानी कि जो भाप निकलता है उससे सबसे ज़्यादा जलन अधिक महसूस होता है। नेक्स्ट है कि फास्फोरस का सूत्र होता है P4 होता है। क्या होता है? फास्फोरस का सूत्र P4 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है तो नौ संचालकों द्वारा। ठीक है, यानी कि सोनार जो है ये अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है 9 संचालकों द्वारा। नेक्स्ट है कि नमकीन जल में उगने वाला पौधा को क्या कहा जाता है? तो हेलोफाइट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि नमकीन जल में उगने वाला पौधा को कहा जाता है हेलोफाइट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर। ठीक है, यानी किसी वस्तु का जो संवेग है, यानी कि मोमेंटम, किस पर डिपेंड करता है? तो द्रव्यमान यानी कि मास और वेग यानी कि वेलोसिटी पर। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 होता है। ठीक है, हवा का जो वाष्प घनत्व है यानी कि डेंसिटी कितना होता है? 14.4 होता है। नेक्स्ट है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि परमाणु में, देखिए परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और बीच में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है, और प्रोटॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित यानी कि माइनस होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं यानी कि आवेशहीन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो NO2। ठीक है, यानी कि NO2 उत्पन्न होती है, यानी कि बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NO2। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने कि कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता है जहां चारकोल जल रहा हो, क्योंकि चारकोल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है जो हवा में ऑक्सीजन मात्रा को घटा देता है। क्या करता है? देखिए, कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता जहां चारकोल जल रहा हो। अगर चारकोल जलता है तो वहाँ पे सोना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? कि क्या करता पता है? चारकोल जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। सबसे पहले क्या करेगा चारकोल? ये कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करेगा। उसके बाद हवा में क्या कर देगा? ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो कम कर देता है। तो कम कर देने के बाद अब ऑक्सीजन नहीं ले पाइएगा, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम होगा और आपकी जान जा सकती है। इसीलिए कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता जहां चारकोल जल रहा हो। क्यों नहीं सोना चाहिए? चारकोल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है जो हवा में ऑक्सीजन मात्रा को घटा देता है। नेक्स्ट है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है तो जल में शर्करा का घुलना। ठीक है, जल में शर्करा का घुलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।